हेलो एवरीवन। हम लोग मैथमेटिक्स के क्लास में लेके आए हैं आज सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में जो क्लास 11th के बाद सिलेबस है उसके हिसाब से अगर हम पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी का डिफिनेशन, परिभाषा देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कितने तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दो सिंबल है उसका मीनिंग समझेंगे, इसमें और दो सिंबल का मीनिंग समझेंगे हम लोग। इन सभी सिंबल्स का मीनिंग समझेंगे, क्या मीनिंग निकलता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कार्डिनियन नंबर, फिर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे इक्वल सेट किसे कहते हैं, इम्पिटी सेट किसे कहते हैं, एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। ये 8 टॉपिक पहले पढ़ेंगे हम लोग सेट थ्योरी के पहले क्लास में। इससे हम लोग का जो एक्सरसाइज होगा वो एक्सरसाइज, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 ये दोनों हमारा सॉल्व होगा। सबसे पहले पढ़ें, समझें हम लोग सेट के डिफिनेशन को, परिभाषा को, किसे सेट किसे कहा जाएगा। तो सेट कहने का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मीन्स क्या है कि वैसा ऑब्जेक्ट, कुछ भी कोई भी चीज लो आप जिसको आप डिफाइन कर सको, अगर उसके कलेक्शन को हम लोग कहेंगे सेट। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि कहा जाए कि सेंट्रल स्कूल के क्लास 11th के लड़कों का समूह, तो क्लास 11th में जितने लड़के पढ़ रहे हैं उसके समूह, उसको हम लोग कहेंगे एक सेट बन गया। जैसे मान लो कहो कि हम 10 मान लो कि हम फल ले लिए, तो 10 फलों को हम लोग कहेंगे कि एक सेट बन गया। तो सेट का डिफिनेशन बहुत सिंपल सा है कि जिस चीज को तुम परिभाषित कर सको, जिसका तुम डिफाइन कर सको, उसको हम लोग, अगर उसके कलेक्शन को हम लोग लेते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं सेट। जैसे कि मान लो कि कहा जाए द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ जे। मान लो कि कहा गया कि आप मंथ, वैसे मंथ का कलेक्शन करो जिसका स्टार्टिंग जो है वो जे से होता हो, जिसका स्टार्टिंग जे से होता हो। जैसे जनवरी हो गया, फिर आपका जून हो गया, जुलाई हो गया, तो जिसे हम डिफाइन कर सके। जैसे मान लो कहा गया कि ब्रिलियंट बच्चों का समूह, ब्रिलियंट बच्चों का समूह अगर हम कहते हैं तो ब्रिलियंट शब्द जो है उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? कि ब्रिलियंसी आप कैसे नाप सकते हो? ब्रिलियंट किसको कहोगे? ब्रिलियंट होने का कोई डिफिनेशन नहीं है। जैसे कहा गया अमीर बच्चों का समूह, तो अमीर किसे कहोगे? अमीर का कोई डिफिनेशन नहीं है। तो वैसा समूह बनाना है जिसको आप परिभाषित कर सको, जिसकी परिभाषा नहीं होती है उसे हम लोग सेट नहीं कह सकते हैं। तो सेट थ्योरी का जो स्टार्टिंग है वो हम लोग डिफिनेशन में कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। तो इसे दिखाने का जो तरीका है, इसे हम लोग दिखाते हैं मिडिल ब्रैकेट में घेर कर। मतलब क्या हुआ, मान लो कि a इक्वल टू लिखा हुआ है, मिडिल ब्रैकेट को घेर के हम लोग लिख दें, अंदर में कुछ भी ऑब्जेक्ट रखे हैं हम लोग, तो ये कहलाएगा सेट। यानी कि मिडिल ब्रैकेट से अगर घिरा हुआ है तो आप कह सकते हो कि ये एक सेट लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि यहां पे लिखा होता 1 2 3 4, मान लो कि हम ये लिखे रहते तो हम कह सकते थे कि पहला 4 नेचुरल नंबर है, पहला 4 नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, जिसको हमने दिखा दिया मिडिल ब्रैकेट से, तो हम कहेंगे कि ये सेट ए है। ये सेट क्या है? ए है। यानी कि मिडिल ब्रैकेट से अगर हम घेर कर बनाते हैं तो हम लोग कहेंगे सेट का ये एक सेट लिखा हुआ है। तो सेट को लिखने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल सा है कि आपको मिडिल ब्रैकेट से उसे बंद करके लिखे देना है। जो लिखाया दैट इज कॉल्ड ए सेट। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। एक तरीका कहलाता है, एक जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जो तरीका है वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझो। रोस्टर फॉर्म कहता है कि जब सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट के मेंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 इस सेट के मेंबर हैं, तो जो मेंबर्स हैं वो सिंपली लिखे रहेंगे 1 by 1, तो कहलाएगा वो रोस्टर फॉर्म। जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये मेरा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। बट सेट बिल्डर फॉर्म, इसी चीज को हमको लिखना है इन वर्ड्स। कैसे लिखना है? इन वर्ड्स। तो चूंकि सेट का डिफिनेशन ही है कि जो डिफाइन हो सकता है उसके कलेक्शन को, यानी इसके जो एलिमेंट लिखे हुए हैं आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले डिफाइन कैसे करोगे? देखो कि क्या लिखा हुआ ये समझना है कि 1 2 3 4 जो है ये कह सकते हो कि तुम्हारे नेचुरल नंबर जो हैं वो पहले 4 नेचुरल नंबर है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको लिखने का जो तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म में वो ऐसे लिखाता है, मिडिल ब्रैकेट में लिखाएगा x सच दैट दिस सिंबल इज
कॉल्ड सच डैट, या कहीं कहीं ये लिखा रहता है इस तरीके से भी, एक्स सच डैट एक्स। मतलब क्या हुआ, ये इसको पढ़ा जाता है एक्स जो है वो ऐसा है कि, क्या है, अब एक्स आपको लिखना है, एक्स जो है इज फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये अगर पढ़ते हो तो क्या मिलेगा आपको कि एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, या हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5। ये भी अगर हम कहते हैं तो भी गलत हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 समथिंग जो होगा, और क्या है, x जो है 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा कौन कौन सा होगा, नेचुरल नंबर। अगर हम लिखें कि x जो है नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है, मतलब कौन कौन सा नेचुरल नंबर मेरा होने वाला होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्योंकि 5 जैसे लेंगे तो वो 5 के इक्वल हो जाएगा, उसके बाद जो भी लेंगे वो 5 से बड़ा होगा, तो बड़ा तो लेना नहीं है, यानी हमारा इतने पे खत्म हो गया। तो ये और ये देखो दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म में, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको दोनों तरीके से सेट को लिखना पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। जो सेट के अंदर जो आया दैट इज कॉल्ड मेंबर्स ऑफ दिस सेट, यानी 1 2 3 4, ये जो है ये सेट ए के मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स को सिंबलाइज करते हैं इस सिंबल से, कि अगर हम बोलते हैं कि 1 जो है वो सेट ए का मेंबर है तो ऐसे लिखाएगा 1 मेंबर ऑफ सेट ए, इसे हम पढ़ेंगे 1 मेंबर ऑफ सेट ए। वैसे ही लिखाएगा 2 मेंबर ऑफ सेट ए। लेकिन मान लो लिखा रहता 5, तो क्या 5 इसका मेंबर है, तो 5 इस सेट में मेंबर नहीं है, देन लिखाएगा 5 इज नॉट ए मेंबर ए। तो इस सिंबल का मीनिंग समझ लो कि इसका मीनिंग हुआ कि मेंबर, और नॉट लगा हुआ है मतलब क्या हुआ, नॉट ए मेंबर। तो 2 सिंबल हम लोग यहां यूज करेंगे, एक सिंबल यूज करेंगे मेंबर के लिए, दूसरा सिंबल यूज करेंगे नॉट ए मेंबर। मान लो कि जो सेट के अंदर है वो सेट का मेंबर है, जो सेट के अंदर नहीं है वो सेट का मेंबर नहीं है। वैसे ही अगला जो साइन है दैट इज कॉल्ड इंप्लाइज, ये यूज होगा, ये मैथमेटिकल एक तरीके से लैंग्वेज हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है इंप्लाइज टू। और ये जो सिंबल है आपका, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, या इसको कहीं कहीं लिखा जाता है IFF से। इसका मतलब ही हुआ इफ एंड ओनली इफ। तो ये हमें जब हम लोग सेट थ्योरी में यूज करेंगे तो हम लोग वर्ड्स का प्रयोग कम करके मैथमेटिकल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, जिसमें ये सब हमारे यूज में आएंगे। तो जैसे हम पहला अब एक्सरसाइज ही लेते हैं, एक्सरसाइज तो 1.1 देख, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं जो बोलता है जस्टिफाई करो कि ये सेट है या नहीं है। 10 को आपके 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, और हम लोग अपने जो सेट के डिफिनेशन था इस पर देखेंगे कि ये फिट बैठता है या नहीं बैठता है। जैसे क्वेश्चन बोला गया कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, मीन्स क्या हुआ कि जितने भी आपके मंथ हैं एक साल में और उसके जो लिखने के तरीके हैं उसके अल्फाबेट में पहला लेटर जे आता है, वैसा कितने मंथ होंगे। तो वैसे तो आप डिफाइन करना बहुत आसान है, जैसे पहला मंथ आपका जनवरी होगा, फिर क्या होगा जून होगा, फिर क्या होगा जुलाई होगा, यानी आप इसे डिफाइन कर सकते हो। ये आपको पता है कि ये डिफिनेशन है, यानी इसका क्या होगा, ये एक सेट है हमारा। ये क्या है, हमारा एक सेट है। कैसे सेट है कि हम वैसे मंथ का कलेक्शन कर रहे हैं जिसका स्टार्टिंग लेटर जो है वो जे है, जिसका स्टार्टिंग लेटर जे है, तो ऐसे मंथ का कलेक्शन करना संभव है। तो हम लोग कहेंगे यस, यह एक सेट डिफाइन हो रहा है। फिर बोला गया द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ध्यान से देखो, इसमें जो वर्ड यूज किया गया है मोस्ट टैलेंटेड। अब टैलेंटेड या मोस्ट टैलेंटेड कहना, ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप कौन से व्यक्ति को टैलेंटेड कहोगे। मींस क्या है कि आपके पास क्या कोई पैमाना है, क्या आपके पास कोई मेजरमेंट है टैलेंट को नापने का, कि किसको हम कहेंगे टैलेंटेड है, किसको कहेंगे कि नहीं टैलेंटेड है। तो ऐसा कोई डिफिनेशन है नहीं।
मान लो कि किसी राइटर का बहुत सारा बुक बिका, बहुत बुक बिका, तो अगर उसको आप टैलेंटेड कहते हो तो उससे ज्यादा भी बिकने वाला बुक होगा किसी का, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा टैलेंटेड हो जाएगा। तो एक ऐसा ये पैमाना नहीं होता है कि आप टैलेंट को डिफाइन कर सको। यानी कि 10 राइटर बोलता, केवल अगर बोलता कि कलेक्शन ऑफ 10 राइटर, 10 राइटरों का सूची बनाओ, 10 राइटरों को कलेक्ट करो, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर कह रहा हो कि 10 टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन, तो चूंकि टैलेंट शब्द को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि कौन टैलेंटेड है और कौन टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि टैलेंट नाम का कोई चीज आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है कि हाँ ये सर्टेन क्राइटेरिया पूरा करेगा तो वो टैलेंटेड होगा। तो मोस्ट टैलेंटेड ये डिफाइन नहीं हो सकता है, इसलिए यह एक सेट डिफाइन नहीं होता है, यह एक सेट नहीं होगा। वैसे ही अगला बोला गया द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब आप किसको कहोगे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन? आप किसे कहोगे? आप सचिन तेंदुलकर को कहो बेस्ट है, तो ब्रायन लारा क्या था? क्वेश्चन उठता है ना कि ब्रायन लारा तब क्या थे, और अगर वो बेस्ट हैं तो आज के डेट में अगर बात करो विराट कोहली, तो विराट कोहली क्या है? तो बेस्ट शब्द जो है आप किसको कहोगे? जैसे कि मान लो सचिन का रिकॉर्ड बना हुआ है कि हम 10,000 से अधिक रन बनाए हुए हैं, हो सकता है उससे ज्यादा कोई रन बना दे, तो बेस्ट का डिफिनेशन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ ये इतना मैच खेला इसलिए ये बेस्ट है, ये नहीं खेला इसलिए ये बेस्ट नहीं, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तो बेस्ट शब्द चूंकि इसमें भी लगा हुआ है कि आपके 11 बेस्ट बैट्समैन कौन होंगे दुनिया के, तो चूंकि हमारे पास बेस्ट शब्द को डिफाइन करने का तरीका नहीं है, इसलिए हम कहेंगे यह भी सेट नहीं है। फिर बोला गया कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लासरूम में पढ़ने वाले लड़कों का कलेक्शन। तो ये आप कर सकते हो कि आपके क्लास में जो लड़के होंगे उसका कलेक्शन, तो पता चल जाएगा आराम से कौन लड़के हमारे हैं, यानी हम इसका कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये हमारा सेट डिफाइन होगा। फिर है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी कि सभी नेचुरल नंबर लेना है जो 100 से कम है। यानी कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, कहां तक जाना है? आपको 100 से कम तक लेना है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आपको पता है कि 99 तक जाएंगे, उसके बाद 100 आ जाएगा, यानी 1 से लेकर 99 तक का कलेक्शन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो यह भी हमारा एक सेट डिफाइन हो रहा है, यहां पर सेट डिफाइन हो रहा है। नेक्स्ट कहा गया कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, इंटीजर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो आपको इवन इंटीजर लेने, यानी जो 2 से डिविजिबल हो जाए। मींस कौन कौन से होंगे? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, चूंकि डिफाइन तो यहीं पर आपका यहीं पर कर दिया गया कि कौन सा नंबर है भाई, तो इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? तो इवन इंटीजर्स है। और इसमें आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे, क्योंकि आपको कहा गया कि केवल इवन इंटीजर लेने, यानी नेगेटिव वाले भी इवन होंगे, पॉजिटिव वाले भी इवन होंगे। तो यहां पर आपको सेट डिफाइन हो रहा है कि कैसा सेट है, किसका सेट है, तो इवन इंटीजर्स का है। तो यह डिफाइन हो रहा है, इसलिए यह भी सेट हमारा कहलाएगा। वैसे ही लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, यानी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए उपन्यासों का कलेक्शन। तो ये तो एकदम पूरा तरीके से डिफाइन कर दिया, परिभाषा दे दिया गया कौन सा क्या लेना है, तो नॉवेल लेना है। किसका नॉवेल लेना है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। तो आपके पास ये एक कलेक्शन संभव है, तो आप कहोगे यस, यह भी एक सेट हमारा बन रहा है। फिर बोला गया कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन। तो कलेक्शन किसका क्वेश्चन आपको बोल रहा है कलेक्शन करने के लिए? क्वेश्चंस का। कौन से क्वेश्चंस का? जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये भी हमारा सेट डिफाइन होगा। लेकिन अगर कहता इसी क्वेश्चन में कि कलेक्शन ऑफ टफेस्ट क्वेश्चन इन द चैप्टर, इस चैप्टर के टफ क्वेश्चंस का कलेक्शन करो, टफ क्वेश्चन का कलेक्शन। अब आप फिर से फंस जाओगे कि टफ वर्ड को डिफाइन कर सकता है क्या कोई? कौन सा क्वेश्चन कठिन है, इसको कैसे कोई डिफाइन कर सकता है? हो सकता है वो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा हो, हमको नहीं लग रहा हो सकता है हमें क्वेश्चन कठिन लगे, आपको नहीं लगे। तो कठिन
प्रश्नों का कलेक्शन होता तो फिर डिफाइन नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन करो, तो वो हमारा सेट डिफाइन होगा। फिर बोला गया कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, फिर वही बात फंसी कि मोस्ट डेंजरस हम किसको कहेंगे, कौन से जानवर को कहेंगे कि ये मोस्ट डेंजरस है। हो सकता है किसी को कुत्ते से ही डर लगता हो सकता है किसी को शेर से भी डर नहीं लगता हो सकता है किसी को जिराफ से डर लग रहा हो सकता है किसी को घोड़े से डर लगता हो। तो कौन सा जानवर खतरनाक है ये कहना तो बहुत मुश्किल है। दूसरा बात है खतरनाक को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे खतरनाक है। हो सकता है जो शेर है वो आपको कुछ ना करे, हो सकता है कुत्ता ही आपको काट ले, हो सकता है बिल्ली ही आपको नोच ले, तो डेंजरस तो सभी है। अब मानो तो कोई डेंजरस नहीं है, तो चूंकि डेंजरस शब्द, खतरनाक शब्द का प्रयोग जो किया गया है अब मोस्ट डेंजरस, तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि किस जानवर को आप मोस्ट डेंजरस मानोगे। तो चूंकि ये डिफाइन नहीं हो सकता है इसलिए यह भी सेट नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक सेट दिया हुआ है ए जिसके मेंबर्स हैं इतने 1 2 3 4 5 6, आपको बताना है मेंबर है या मेंबर नहीं है, ये केवल आपको फिल करना है। जैसे क्वेश्चन में पहला 5, तो बताओ 5 इसका मेंबर है या नहीं। आप बस देखो कि 5 क्या इस सेट में मौजूद है, यहाँ पे 5 देखो यहाँ मौजूद है, यस यहाँ 5 मौजूद है, तो हम क्या देंगे 5 इज मेंबर ऑफ सेट ए। वैसे ही अगला आया 8, खोजो इसमें 8 है कहीं पे, क्या 8 इसमें अवेलेबल है, नहीं 8 अवेलेबल नहीं है, यानी क्या हुआ 8 जो है सेट ए का मेंबर नहीं है, तो सेट ए का मेंबर नहीं है, 8 सेट ए का मेंबर नहीं है। वैसे ही नेक्स्ट आए हम लोग 0 खोजो इसमें है कहीं सेट पर, 0 इस सेट में नहीं मौजूद है, यानी 0 इस सेट का मेंबर नहीं है। वैसे ही 4 खोजो, यहाँ 4 मिल रहा है मेरा, यानी 4 इस सेट का मेंबर है, तो 4 इज मेंबर ऑफ सेट ए। वैसे ही 2 खोजो, 2 मिल रहा है, यानी 2 इज सेट मेंबर ऑफ सेट ए। वैसे ही 10, तो 10 क्या इसमें है, नहीं अवेलेबल है, यानी 10 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए। तो आपको यहां पर मेंबर है या मेंबर नहीं है ये पहचानना था और उसको केवल इस पे इंसर्ट करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखे हुए है और आपको उसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। कहां कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बस आपके पास एक ही ट्रिक होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ो, क्वेश्चन को बहुत ही गौर से पढ़ो। अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए आपका आंसर आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सेट ए को लिखना है हमको रोस्टर फॉर्म में, तो क्या बोला जा रहा है, सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड ये कंडीशन है। एक्स जो है वो इंटीजर है, इंटीजर मतलब जानते ही हो नेगेटिव में भी होगा पॉजिटिव में भी होगा, -1 -2 -3, इस वजह से 2 1 2 3 4 5 6, यानी इंटीजर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या लेना है और कैसे लेना है, कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर, देखो गौर से देखो, ये आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि x जो है -3 से बड़ा है और बराबर है, -3 से x बड़ा है और बराबर है और 7 से छोटा है। तो -3 के बराबर, यानी -3 से ये स्टार्ट होगा। हमने मिडिल ब्रैकेट में लिखा -3 से ये स्टार्ट होगा, फिर -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या जाना है आगे तक, क्या आगे तक जाना है, नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि हमको कहा गया 7 से छोटा, तो 7 भी नहीं होगा, यानी 7 से छोटा। तो मेरा कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। तो x का वैल्यू क्या बोला गया था, -3 से बराबर हो, -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो -3 से स्टार्ट लेके हमने कहां तक गए, उसको लेके 6 तक गए। तो ये हो गया हमारा सेट ए। वैसे ही सेट बी के लिए पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ा जाए। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। बहुत सिंपल है, नेचुरल नंबर लिखना है जो 6 से छोटा हो। नेचुरल नंबर यानी कि क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लिखना है, हम लिखे 1 2 3 4 5। अरे रुक जाओ, क्यों, क्योंकि 6 से छोटा लिखना है, तो 5 के बाद हम नहीं जाएंगे आगे, हम 6 से छोटा रखना है, तो हम 5 पर आके रुक गए। ये हो गया हमारा सेट इन रोस्टर फॉर्म।
वैसे ही सेट सी बोलता है कि x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होगा। ये नेचुरल नंबर होगा कौन सा, 2 डिजिट का, यानी कि 1 0 यानी 10 से शुरू होगा, 10 11 12 13 14 15 16 लेके कहां तक 99 तक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, यानी 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा, क्योंकि 10 के पहले 9 है, ये 1 डिजिट नंबर है, और 100 होगा इसके बाद, ये 3 डिजिट नंबर है। तो हमको 10 से लेके 99 तक जाना है। अब क्या बोलता है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, फिर बोल रहा है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसा 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम अगर करेंगे उसके डिजिट्स का तो मेरा आंसर आएगा 8। मेरा आंसर क्या आएगा 8। जैसे कि मान लो 10 लिखे तो 1 0, इसमें डिजिट कौन कौन से यूज हुए, 1 हुए और 0 यूज हुए, तो करो 1 + 0 कितना आया 1 आया। नहीं, ये नहीं लेना है, क्या लेना है, जिसके दोनों डिजिट को जब हम ऐड करें तो मेरा आंसर 8 हो जाए। जिसके दोनों डिजिट को हम जब ऐड करें तो मेरा आंसर 8 हो जाए। यानी कि जैसे मान लो कि हम 17 लिए 17, तो 17 में 1 और 7 हो जाएगी, 1 + 7 क्या होगा 8 आ जाएगा। यही बोल रहा है हमको। आपको खोजना है कि अगर कौन सा हम 2 डिजिट ले जिसका सम 8 आए, तो कैसे बनाओगे इसको क्वेश्चन को। मान लो कि x और y ये मेरा नेचुरल नंबर है 2 डिजिट का, तो क्या बोला गया कि x + y जब हम करें तो ये 8 आ जाए, x + y जब करें तो 8 आ जाए। चलो हम x y का वैल्यू निकालना शुरू करते हैं अपने मन से। यहाँ x रखो, यहाँ y रखो। पहला वैल्यू x का कहाँ से लेंगे, 0 नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 1 से स्टार्ट होगा। यानी मान लो x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 पुट करो x का वैल्यू, तो y कितना आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा। x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 6, 2, 7, 1, 8, यहाँ 0, यानी ये नहीं लेना है, फिर से 0 तो लेना नहीं है हमको। तो मेरा नंबर कौन कौन सा बना, नंबर कौन कौन सा बना देखो गौर से, 1 और 7 यानी 17, 17, 2 6 26, 3 5 35, 4 4 44, 5 3 53, 6 2 62, 7 1 71। These are 2 digit natural number such that the sum of its digits is 8। ये ऐसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं जिसको सम करेंगे उसके डिजिट्स को तो मेरा आंसर 8 आएगा। निकालना कितना सिंपल था, ध्यान से समझ लो इसको। फिर बोलता है अगला क्वेश्चन, x जो है वो प्राइम नंबर है, डिविजिबल है किसका 60 का, 60 का डिविजिबल प्राइम नंबर, 60 का डिविजिबल, तो 60 का डिविजिबल खोजो कि आपका 60 किससे किससे कैंसिल आउट होगा, किससे किससे 60 कैंसिल आउट होगा। पहला किससे कटेगा 1 से कटेगा, एकदम कटेगा। फिर किससे होगा 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा, फिर 5 से होगा, फिर 6 से होगा, 7 से होगा क्या, नहीं 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 नहीं, 10 से होगा, यानी फिर 10 हो गया। फिर 11 से नहीं, 12 से होगा, यस 12 होगा, तो 12, 13 नहीं, 14 नहीं, फिर 15, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19, 20 से होगा। यानी ये सारे इसके डिविजिबल्स हैं, आपको ये सारे आपको डिविजिबल दिख रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, तो आगे भी बढ़ा सकते हो इसको, 20 तक लिए हम, 20 के बाद आपको कहाँ से मिलेगा, आपको 20 हो गया, 24 मिलेगा, फिर इस तरीके से आप कैलकुलेट करो। आपको बोल रहा है कि इस पर किसको लेना है, प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर क्या होता था याद करो, प्राइम नंबर्स होता था कि वैसे नंबर जो खुद से केवल डिविजिबल हो, जो खुद से हो या 1 से हो। तो आपको कौन कौन मिलेगा इसमें से देखो तो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, अब आगे नहीं है, आगे नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैसे प्राइम नंबर जो डिविजर हैं किसके 60 के, हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के लेटर्स का सेट बनाओ। ट्रिगोनोमेट्री लेटर्स, वर्ड ट्रिगोनोमेट्री एक वर्ड है, इस वर्ड में जो लेटर्स यूज हुए हैं उसका सेट बनाओ। तो कैसे बनाएंगे हम लोग सेट, बहुत सिंपल है। सेट बनाने का तरीका क्या था, मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे कौन कौन से लेटर्स यूज हुए। ट्रिगोनोमेट्री में टी यूज हुआ, तो पहला टी, फिर यूज क्या हुआ आर, तो हो गया आर, फिर क्या यूज हुआ आई,
तो TRI, फिर आया G तो फिर G, फिर O, फिर G के बाद O, फिर N, फिर N आ गया, फिर O, फिर O। लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। यही कहता है सेट का डिफिनेशन कि जब कोई एक मेंबर एक बार आ गया तो वो मेंबर दोबारा नहीं आ सकता है। सेट के डिफिनेशन में ही ये कहता है कि जब कोई एक मेंबर एक बार आ गया उस सेट में तो वो मेंबर दोबारा उस सेट में नहीं आ सकता है। तो O जो है ऑलरेडी एक बार आ चुका है, इसलिए अब कि हम लोग O को नहीं लिखेंगे। O के बाद क्या आया? M, तो M लिखेंगे हम लोग, अभी तक M नहीं आया था। फिर क्या आया? E मेरा नहीं आया है तो E लिखाएगा। फिर क्या आया? T ऑलरेडी यूज हो चुका है तो T हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर आया R, फिर R एक बार यूज हो चुका है तो नहीं लिखेंगे। फिर आया Y, तो Y हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया सेट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड के लेटर्स का एक सेट तैयार हो गया हमारा। वैसे ही नेक्स्ट बोलता है बेटर, तो बेटर में भी वही काम करना है आपको। तो कैसे करोगे? पहले B आया, ठीक, फिर E आया, फिर T आया, फिर T है, T दोबारा आया, नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर E आया, E ऑलरेडी लिखा चुका है, नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर आया R, दिस इज योर सेट। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके, 2 और 3। इसमें हम लोग को बताया गया था कि सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से हटाकर रोस्टर फॉर्म में लिखो। ये हमने लिखना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आपको आपकी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट और आपको बताना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। कहाँ बताना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। बस आपको खोजना है। जैसे पहला सेट है 3, 6, 9, 12। पहचानो ये क्या लिखा हुआ है? 3, 6, 9, 12 ये कौन सा नंबर्स है? तो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। यानी ये क्या लिखा हुआ है? 3 का मल्टीपल लिखा हुआ है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर पहला नंबर लिखना चाहें तो लिखेंगे x such that x is multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3। बट इसको 12 पे आपको रोकना भी है, 12 पे आपको रोकना भी है। तो आप इसको कैसे भी रोक सकते हो, x लेस देन इक्वल टू 12 ये भी कह सकते हो। या इसको आप और क्या लिख सकते हो कि x सच दैट x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पहले 4 मल्टीपल। तो और इसको कहोगे पॉजिटिव मल्टीपल्स। तो आपको इसको केवल पहचानना है और अपने भाषा में इसे लिख देना है। दूसरा है 2, 4, 8, 16, 32। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 लिखा हुआ है। तो इसको भी वैसे ही आप लिखोगे x सच दैट x इज, ठीक है, पावर ऑफ 2 कर दो, यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग x सच दैट x इज 2 पावर x। ये क्या है? 2 पावर x है, वेयर x जो है वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। हो गया। ये भी लिख सकते हो कि 2 पावर x चल रहा है जहां x का जो वैल्यू क्या है 1 से लेके 5 तक है। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। वैसे ही यहां पर है 5, 25, 125, 6। ये क्या लिखा हुआ है? 5 पावर 1, ये 5 पावर 2, ये 5 पावर 3, ये 5 पावर 4। फिर उसी तरह से लिख दो इसको भी कि x सच दैट x इज 5 पावर x, वेयर x क्या है आपका 1 से स्टार्ट हुआ 4 तक गया, यानी 1 से स्टार्ट हुआ और 4 तक गया। तो हमने उसको भी लिख दिया। वैसे ही नेक्स्ट है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, चलते जा रहा है। यही नहीं क्या सिंपल, ये क्या लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। कहीं पे ये रुक नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है। तो हम भी इसको कहीं पर रोकेंगे नहीं, हम केवल लिख देंगे कि 2 का मल्टीपल है। वैसे यहां पे है 1, 4, 9 एंड 100। तो ये गौर से क्या लिखा हुआ है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है एंड ये 10 का स्क्वायर। यानी क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। यानी इसको क्या लिखेंगे हम लोग 5 नंबर में x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स।
तो ये हो गया हमारा, यानी हमने क्या सीखा आपकी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आपको इन सभी सेट्स के मेंबर्स को या एलिमेंट्स को लिखना है। आपको सेट जो है वो दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बदलना शुरू करो। पहला क्या लिखा हुआ है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में भी कौन सा, ऑड, यानी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। कहीं पे रुका नहीं है, ये सभी नेचुरल नंबर को लेना है। और किसको लेना है, ऑड को, यानी कि 2 4 6 8 इसको हटा दो, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। नेक्स्ट है x इज एन इंटीजर, और आपको एक इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन क्या दिया हुआ देखो गौर से, -1/2 से x बड़ा है और 9/2 से छोटा है, और आपको क्या लिखना है, इंटीजर का वैल्यू। तो 1 पॉइंट इसको बदलो पहले, 1/2 यानी इसको लिखोगे -0.5 से x 4.5 तक है। तो आपको क्या करना है, -0.5 से लेके 4.5 तक के बीच का इंटीजर खोजना है। क्या खोजना है, इंटीजर। तो इंटीजर कौन कौन सा मिलेगा, 0.5 के बाद 0 आएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। यही 4 मेंबर होंगे इसके। 4 से आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि 4.5 से हमको छोटा रखना है। तो 4.5 से छोटा कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग, 4 तक। तो इंटीजर ही लिखना था, इसीलिए हमने केवल इंटीजर लिखा। वैसे ही फिर से है कि x इंटीजर है, जहाँ इक्वेशन दिया हुआ है आपको x² लेस देन 4। तो x² क्या है आपका 4 से छोटा है, जिसको सिंपलीफाई कर लो पहले। x² लेस देन, इसको 4 को इधर ले आओ तो -4 लेस देन इक्वल टू 0 बन गया। अब देखो गौर से, ये क्या लिखा हुआ है, x-2 और x+2 लेस देन इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन, इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक आपका इनइक्वलिटीज। ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वलिटी में आप इसको सॉल्व करना सीखोगे। अभी थोड़ा सा इसको समझा देते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। कि अगर x² यानी x-2 और x+2 लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0, यानी x का 2 रूट मिला हमको, एक मिला -2, एक मिला +2, एक मिला -2, एक मिला +2। तो आपको ध्यान रखना है, यहां जो नीचे वाला पोर्शन है, ध्यान से समझो, x का वैल्यू क्या बोला गया है, लेस देन 0, यानी निगेटिव में जाना है, यानी इस पोर्शन में। यानी x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, -2 से लेके +2 तक। यानी इसमें x का जो वैल्यू है वो लाई करेगा -2 से लेके +2 तक। तो आपको क्या बोला गया था, x इंटीजर है, इंटीजर को लिखो जो -2 से +2 तक हो। तो कौन कौन से इंटीजर्स होंगे, -2 होंगे, -1 0 1 एंड 2, ये 4 आंसर आएगा इसका, 5। तो इसमें क्या था, इंटीजर है, तो इंटीजर में हमको लिखना था कहां से कहां तक, -2 से लेके +2 तक। तो -2 लेंगे पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर क्या लेंगे, -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2 के बाद तो लेना नहीं है। फिर है x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल शब्द में जो लेटर्स यूज हुए हैं वो बताओ। तो अभी तो जस्ट सीखे थे हम लोग, तो क्या क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, O हो जाएगा, Y A, फिर L होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि L ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तो हमारे कौन कौन से मेंबर्स हुए, L O Y एंड A, इतने मेंबर होंगे इस वर्ड में। फिर अगला क्वेश्चन है कि x जो है इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि वैसे मंथ को लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हों, 31 दिन नहीं होते हों। तो कौन कौन सा मंथ होगा, फरवरी होगा, मार्च में 31 होता है, फिर अप्रैल होगा, फिर मई नहीं होगा, फिर जून होगा, फिर जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर नहीं होगा एंड नवंबर होगा। ये हो गए आपके मंथ। ये वैसे मंथ हैं जिसमें दिन जो है वो 31 नहीं होता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम बता देते हैं। इसमें है कि आपको दो तरह से सेट दिए हुए हैं, एक सेट रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। आपको मैच करना है, आपको मैच करना है। क्वेश्चन को ही देख लो गौर से। जैसे एक तरफ लिखा हुआ है 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 है और दूसरे साइड आपको खोजना है क्या। जैसे पहला उधर ऑप्शन में है कि प्राइम नंबर डिविजिबल ऑफ 6, तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर है और डिविजिबल ऑफ 6 है। तो प्राइम नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6, क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं, यानी पहला ए तो नहीं होगा। फिर बी में देखो ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड भी नहीं है क्योंकि 2 ऑड नहीं है, 6 ऑड नहीं है। फिर है एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6, नेचुरल नंबर तो सही में सही थे और 6 के डिविजिबल है, यानी 6 से सब कटेंगे। देखो तो 1 भी काटेगा 6 को, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, यानी कि एक जो मिलेगा वो मिलेगा जाके आपका 1 जो है वो मिलेगा सी से। फिर दूसरा है 2 एंड 3, इधर बोल रहा है प्राइम नंबर डिविजिबल ऑफ 6, इधर मैच कर रहा है। प्राइम नंबर 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों डिविजिबल किसके हैं? 6 के हैं, यानी कि सेकेंड जो है वो मिलेगा ए से। फिर है तीसरा मैथमेटिक्स MATHEICS, इधर आपको देखो डी में लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स मैच कर रहा है, तो 3 जो है वो मैच करेगा डी से और 4 जो है वो मैच करेगा आपका बी से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारा खत्म होता है। तो यहाँ तक था आपका सेट थ्योरी का एकदम पहला स्टार्टिंग टॉपिक, जो आपको केवल समझने के लिए दिया गया था कि आप सेट को समझ सको। अब हम लोग इसके बाद सेकेंड लेसन देखेंगे 1.2, जिसमें इम्पिटी सेट, इक्वल सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद वेन डायग्राम होगा। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, आपको हमारी क्लास से फायदा हो रहा है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को देखें। इस पर आपको पूरे क्लास के पूरे सिलेबस के मैथमेटिक्स को धीरे धीरे अपलोड किया जा रहा है। इसके साथ अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर भी चल रहा है, जिसको भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फिजिक्स के भी टॉपिक मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, और मैथ में अभी अलजेब्रा, सेकेंड पार्ट में सेट थ्योरी और थर्ड पार्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है या कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग उसे देखेंगे। और अगर आपको वहां पर समझाने के लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा तो हम वो भी बना के आपको देंगे, लेकिन कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हम फिलहाल NCERT के बुक को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग 1 महीने में पूरे मैथमेटिक्स के क्लास को खत्म कर देंगे। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें हमारी अपनी पाठशाला। थैंक यू।